सो हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो से अब तक जैसे थंबनेल में देखा होगा बहुत कुछ बदल चुका है। आपका भाई एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है। सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय से कोलैबोरेट करेंगे, गूगल एम्प्लॉय से, हर किसी से कोलैबोरेट करेंगे। वी विल गेट यू न्यू वीडियोस, विल गेट यू बेटर वीडियोस। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम। सो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है एंड इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम कि अगर आपको अपना लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव करना। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जहां पे आपको बहुत तगड़ी मैथ्स लगेगी। सिंपल लॉजिक का प्रॉब्लम है, अगर समझ जाओगे इट वुड बी पीस ऑफ केक। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो द क्वेश्चन सेज इज दैट, द क्वेश्चन का पहले नाम पढ़ लेते हैं। सो द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज रीशेड्यूल मीटिंग्स फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम टू। And although this is a medium question, um, you can say it's a medium question on a general level, but lead code के level के हिसाब से I would categorize this as a hard question. Question देखते हैं क्या? Question दे कह रहा है we have been given an integer event time. Basically event time एक slot of time है जिसमें तुम्हारे events हो सकते हैं. And we have been given two integer arrays, start time and end time of length n. These represent the start and end times of n overlapping meetings that occur during the event time t equal to 0 and event time equal to event time, where ith meeting occurs during the time start time of I event end time of. बेसिकली 0 to event टाइम मेरा वो टाइम है जहां पे मीटिंग्स मेरे कुछ कोई भी मीटिंग मेरा हो सकता है। और मेरे को एक एरे दिया स्टार्ट टाइम, एक एरे दिया एंड टाइम जिसकी लेंथ एन है। और वे रिप्रेजेंट करता है कि स्टार्ट टाइम ऑफ आई और एंड टाइम ऑफ आई आयत मीटिंग का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम रिप्रेजेंट करता है। और ये सारे हमें दिए हुए कि नॉन ओवरलैपिंग मीटिंग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मेरा ये कंडीशन एकदम 110% श्योर है कि मैं कुछ भी करूं मेरा मीटिंग्स जीरो और इवेंट टाइम के बीच में खत्म हो जाने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है यू कैन रिस्केड्यूल एट मोस्ट वन मीटिंग बाय मूविंग इट स्टार्ट टाइम व्हाइल मेंटेनिंग द सेम ड्यूरेशन such that the meetings remain non-overlapping to maximize the longest continuous period of free time during the event. एक मेरे को मीटिंग स्टार्ट टाइम एंड टाइम सब कुछ दिए हुए, मेरे को एक मीटिंग पकड़नी है, उसको किसी ऐसे उसको ऐसे मूव करना है सच दैट कि उसका स्टार्ट टाइम को मैं मूव कर सकता हूं एंड मेरा इवेंट ड्यूरेशन सेम रहेगा। मीटिंग ओवरलैप नहीं करनी चाहिए और मेरे को अपना फ्री कंटिन्यूअस पीरियड, जो लॉन्गेस्ट पीरियड जहां पे कोई मीटिंग नहीं हो रही है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल में मेरे पास ये है, देखो यहां पे ऐसे है, ठीक है। ये मेरा 0 है, ये मैं 1 2 3 4 एंड 5, मेरा इवेंट टाइम भी 5 है। मैं इस 5 के बाहर यानी इसके बाहर मैं कोई भी मीटिंग इधर उधर मूव नहीं कर सकता, सिर्फ एक मीटिंग मूव करनी है। एंड मेरा मीटिंग्स का रिलेटिव ऑर्डर बेसिकली, मैं मीटिंग 1 को मीटिंग 2 के पहले है तो मैं मीटिंग 1 को मीटिंग 2 के बाद भी स्केड्यूल कर सकता हूँ। रिलेटिव ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है। मेरे अगर मैं इस ये वाले मीटिंग को पकड़ूं और मैं कुछ ऐसा कर दूं 0 1 2 3 4 5, ओरिजिनल मीटिंग ये सेकेंड वाली मीटिंग यहाँ थी, मैं ये वाली मीटिंग को पकड़ रहा हूं और मैं उसको यहां स्केड्यूल कर दे रहा हूं 2 से 3 के बीच में। अब पहले मेरे पास जो मैक्सिमम फ्री टाइम था वो कितना था, 1 1। मैक्सिमम कंटिन्यूअस मेरा फ्री टाइम जो था वो मेरा 1 था। नाउ माय मैक्सिमम कंटिन्यूअस फ्री टाइम इज 2। समझ में आया? कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल को हम इग्नोर मारेंगे, कंस्ट्रेंट्स हम मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में ही सोचेंगे। देखो मैं कुछ ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं, लेट्स नंबर्स को इग्नोर करते हैं, ग्राफ के टर्म्स में विजुलाइज करते हैं। लेट्स से मान लेते हैं ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं,
मेरे को एक मीटिंग पकड़नी है और उसको मेरे को रीस्केड्यूल करना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक मीटिंग मेरे दो मीटिंग्स के बीच में होंगी? कॉर्नर वाले मीटिंग्स के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के अज्यूम करो कि मैं कॉर्नर वाली मीटिंग्स को रिशेड्यूल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कॉर्नर वाली मीटिंग्स को रिशेड्यूल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो मेरी जो दो मीटिंग्स हैं, जो मेरी रिशेड्यूल वाली मीटिंग है, वो दो मीटिंग्स के बीच में रहेगी, राइट? एंड लेट्स से इस एंटायर पूरे ग्राफ में मैंने जो मेरा एम्प्टी स्पेसेस है, मैंने उन मैंने उनका एक ट्रैक रख लिया कि ये मेरे एम्प्टी स्पेसेस है। क्योंकि बेसिकली अगर मैं ये मीटिंग को यहां से हटा रहा हूं, आई कैन ओनली पिक दिस मीटिंग अप एंड पुट दिस डाउन इन एन एम्प्टी स्पेस, क्योंकि मैं सिर्फ एक मीटिंग रिस्केड्यूल कर सकता हूं और मीटिंग्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये मीटिंग को मैं उठा रहा हूं, तो मेरे पास कोई एक स्पेस होना चाहिए जो इस मीटिंग को अकोमोडेट कर सके। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं बोल रहा हूं पहला ऑप्शन ये है कि मैं इस मीटिंग को यहां से उठा के इसके इस साइड या इसके इस साइड यानी कहीं और डाल दूं, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं। बेसिकली मैंने ये वाली मीटिंग को यहां पे सटा दिया, या फिर मैं इस जगह पे कहीं ना करके इन दोनों के लेफ्ट या राइट में मैं डाल दूं। तो इसके लेफ्ट या इसके राइट में डालने के लिए मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। दैट इज, आई वॉन्ट एन एम्प्टी स्पेस जो, पहली बात, कैन अकोमोडेट द मीटिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो ये स्पेस या ये स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट? अगर वो ये स्पेस या वो स्पेस है, तो मैं, मेरा फिर ये वाला सिचुएशन हो गया ना, ये सिचुएशन को मैं अलग से हैंडल करूंगा। पहला सिचुएशन मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको यहां पे नहीं डालूंगा, दूसरा सिचुएशन है कि मैं इसमें यहां डालूंगा। सो मेरा जो एम्प्टी स्पेस है, वो ये वाला स्पेस या ये वाला स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट? देखते हैं। मैं बोलता हूं मेरे जो एंटायर जो मेरे पास स्पेसेस अवेलेबल थे, मैं इसमें से तीन वैल्यूज निकाल रहा हूं, स्पेस 1, स्पेस 2 and space 3. These are, what are the space 1, 2 and 3? These are the three largest spaces जो मेरे एम्प्टी थ्री लार्जेस्ट एम्प्टी स्पेसेस हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ये पर्टिकुलर मीटिंग रीस्केड्यूल करनी है। मैं इसको x बोल रहा हूं और मैं इसको y बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं x, अगर इफ x इज ग्रेट, एक सेकेंड, इफ x इज लेस देन y, स्वॉप x, y। बेसिकली मैं चाहता हूं x मेरी बड़ी वैल्यू, y मेरी छोटी वैल्यू। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मेरे को अपने मीटिंग के लिए स्पेस बनानी है। लेट्स टेक एन अवेलेबल वेरिएबल कि ये मेरी मीटिंग के लिए स्पेस है, राइट? मैं बोलता हूं इफ स्पेस 1 इज नॉट इक्वल टू x, यानी जो मेरा x है वो मेरे लार्जेस्ट स्पेस के बराबर नहीं है, तो मैं अपनी मीटिंग को उस लार्जेस्ट स्पेस में जाके रख दूंगा। मेक सेंस, राइट? मैंने ये वाली कंडीशन, आप गौर करिए, अगर x इज द लार्जर ऑफ द टू साइजेस, एंड अगर मैं बोल रहा हूं x मेरे लार्जेस्ट स्पेस के बराबर नहीं है, यानी इन दोनों में से कोई भी मेरा लार्जेस्ट स्पेस नहीं है, स्पेस 1 नहीं है, सो मैं बोलूंगा अवेल इज इक्वल टू स्पेस 1। एल्स मैं बोलूंगा इफ y नॉट इक्वल टू स्पेस 2, देन मैं बोलूंगा अवेल इज इक्वल टू स्पेस 2, एल्स अवेल
is equal to space 3. Does this make sense? x एंड y में से मैं x इज माई लार्जर साइज, मैं बोलता हूं मेरे पास टॉप 3 फ्री स्पेसेस हैं एंड आई से x अगर स्पेस 1 के बराबर नहीं है देन स्पेस 1 इज समवेयर एल्स, that is my largest possible space, that is something that I would want to have. So I say avail is equal to space 1. Otherwise I say check if y is equal to space 2 or not. If it's not equal to space 2, then space 2 is my largest available space. Otherwise my available space is space 3. Now what is this? This is my case 1, where I am saying I am just picking up this meeting and I am putting this somewhere else. And I would say what would I say in this case? um like I should be able, if I'm saying that this is my available space, then I should be able to say that if, let's say, meeting size is greater than equal to, sorry, is less than equal to my available size, that is the available spaces can accommodate my meeting size, then I would simply say my resultant is equal to max of resultant, comma, let's say this is meeting I. So I'm saying I'm removing this entire meeting, so this entire space is available to me, and this is my end of I minus 1 and this is my start of I plus 1. Make sense? So my resultant would be my maximum available space would be my start of I plus 1 minus end of I minus 1. All right, case 1 done. Now what would be my case 2? My case 2 would be simply that I would move this meeting a bit towards right. So what would be my available space? My available space would be this entire space minus the size of this meeting. So I would simply say res is equal to max of res, comma, start of I plus 1 minus end of I minus 1 minus meeting size. I hope this makes sense, right? So now ये चीज जो पूरी चीज मैंने जो समझाई वो सारी मीटिंग्स जो बीच वाली है उनके लिए तो काम कर जाएंगी, बट व्हाट ऑफ द मीटिंग्स दैट आर ऑन द साइड? सो साइड वाली मीटिंग्स के लिए लेट्स से आई हैव अ मीटिंग ऑन द साइड. So this is my x and this is my y, right? So मेरे को x और y मेरा कैलकुलेट करना है, वो मैं कैसे करूंगा? सो उसके लिए मैं आई विल जस्ट मेक अ कॉर्नर केस की x के लिए मेरा स्टार्ट, बाकी सब चीजों के लिए मेरा जो x की वैल्यू है दैट इज, जो मेरी बाकी चीजों के लिए x की वैल्यू है दैट इज माई व्हाट माई सॉरी स्टार्ट ऑफ i माइनस एंड ऑफ i माइनस 1. इसके लिए मेरी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली स्टार्ट ऑफ i हो जाएगी. आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. क्वेश्चन बहुत अच्छा है. हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मीटिंग को पकड़ रहे हैं एंड वी आर सेइंग दैट वी हैव टू पुट दिस मीटिंग समवेयर एल्स. अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मेरे पास ये है कि मैं बोलूं कि मेरे पास 3 मीटिंग्स हैं एंड आई से आई जस्ट मूव दिस पर्टिकुलर मीटिंग टू वन साइड. Otherwise, I say I just pick it up and I put it somewhere else. The entire thing is about understanding the question and figuring out the edge cases and implementing it. So कोड देखते हैं एक बार. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हर चीज हम लोग लाइक वी कैन एनालाइज दैट लेटर. लेट्स फर्स्ट सी द कोड. So just give me 1 second.
All right. Now let's try to code this particular solution up. So firstly, let's rename this particular things a bit, right? भाई ये start time नहीं चाहिए मेरे को. Let's just put this as start and end. And I would first say, like, let's just declare my initial variables. And I would say space 1 is equal to, let's define space 1 as end of 0 minus, no, space 1 would be my what? Space 1 would be my start of 0. कि मेरी पहली मीटिंग के पहले कितना स्पेस है, राइट? And space 2 will be 0 and my space 3 will be 0. Let's first compute these spaces, and let's say I declare a variable x, and let's say for int I is equal to 1, I is less than equal to n, and I say I plus plus. Why I have done this, I will explain. I say if I is equal to n, I'm talking about the space that is left after all my blocks are exhausted. So what is that? Then I would say x is equal to event time minus what? End of I minus 1. Else I say, else x is equal to what? Start of I minus end of I minus 1. Make sense? दो मीटिंग्स के बीच का स्पेस. अगर ये वाली पहली मीटिंग है, इस ये वाली में पहली वाली मीटिंग, इससे पहले वाली मीटिंग है, इसके बीच का स्पेस मेरे को चाहिए. मेक सेंस? I simply say if x is greater than my smallest space, then I would have to do something. Now if I say that okay, space 3 से बड़ा है x मेरा, क्या space 2 से भी बड़ा है मेरा x? अगर स्पेस 2 x स्पेस 2 से भी बड़ा है तो सबसे पहले तो स्पेस 3 को अपडेट कर दो भाई कि तुम स्पेस 3 स्पेस 2 बन जाओ. देन आई से इफ x इज ग्रेट, अगर x स्पेस 1 से भी बड़ा है तो मैं बोलता हूं भाई स्पेस 2 इज इक्वल टू स्पेस 1 एंड आई से स्पेस 1 इज इक्वल टू x. एल्स आई से अगर स्पेस 1 से बड़ा नहीं है x, देन आई से स्पेस 2 टू x बन जा. मेक सेंस? अगर x स्पेस 2 से बड़ा नहीं है, देन आई वुड सिंपली से एल्स स्पेस 3 इज इक्वल टू x. देखो ये बहुत लो लेवल अंडरस्टैंडिंग है. आई होप आप इससे कंफर्टेबल हो पा रहे हो. स्पेस 3, अगर x स्पेस 3 से बड़ा है, स्पेस 2 के लिए चेक करो. अगर स्पेस 2 से बड़ा नहीं है तो स्पेस 3 में x को डाल दो. अगर x स्पेस 2 से भी बड़ा है, देन सबसे पहले स्पेस 2 को स्पेस 3 के इक्वल करो एंड देन स्पेस 1 के लिए चेक करो. रिकर्सिव लॉजिक है. मेक सेंस? चलो, देन आई से एक रिजल्टेंट वेरिएबल बना दो दैट इज माय लॉन्गेस्ट फ्री पीरियड एंड आई वुड से लाइक लेट्स से x, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. अब देखना मैं क्या करूं. फॉर int I इज इक्वल टू 1, I is less than equal to n, and I say I plus plus. Just see what I'm trying to do. I say if I is equal to 1, यानी मैं अपना पहले ब्लॉक की बात कर रहा हूं. मैं अपने पहले ब्लॉक, अगर मैं ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, ये मेरा जीरोथ ब्लॉक है, जीरोथ ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस करने की बात कर रहा हूं जब मैं I इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं. सो आई सिंपली से व्हाट इज माई x? x इज सिंपली माई स्टार्ट ऑफ 0, and my y is what? My y is my start of 1 minus end of 0. Make sense? Otherwise I say if I is equal to n, मैं बोल रहा हूं कि मेरी सारी मीटिंग्स एग्जॉस्ट हो गई, अब मैं अपने लास्ट मीटिंग को डिस्प्लेस करने की बात कर रहा हूं. सो आई वुड सिंपली से मेरा जो x है वो तो मेरा नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा. व्हाट वुड बी माई x? थिंक अबाउट इट. n-1th मीटिंग है, सो इट वुड बी
start of I minus 1 minus end of I minus 2. I minus 1, I minus 2. Makes sense? And I would say y is equal to event time minus end of I minus 1. और अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो मैं सिंपली बोलूंगा, यहां पे भी मेरा एक एल्स इफ कंडीशन आएगा, मेरा ith ब्लॉक है, I minus 1th ब्लॉक को रिप्लेस करना है, एंड आई हैव एन I minus 2th ब्लॉक एज वेल. So my x would be my start of I minus 1 minus end of I minus 2, and my y would be start of I minus end of I minus 1. Yep. A, x and y calculate हो गए. Now I check if x is less than y, then I would say swap x comma y. Okay, I want x to be the bigger one. Works. Now I would make my check. I would say int what is my available space. My available space is 0. Okay. I say if x is not the largest space, then I say my available space is my largest space, that is space 1. Else I'd say if y is not my second largest space, x is my largest space, then I have to check for y. If y is not my second largest space, then I say my largest available space is space 2. If x is the largest space and y is the second largest space, then I would say my available space is, else avail is my third largest space, space 3. कुछ लोगों के मन में सिचुएशन ये आ रही होगी कि सर कि भैया 3 एम्प्टी स्पेस है ही नहीं तो क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस में मेरे पास सिर्फ 0 to 1 और 2 to 3 ही दो एम्प्टी स्पेसेस ही हैं, तो उसमें हम लोग का सिंपल सा कंडीशन लिखा हुआ है कि स्पेस 2 भी 0 होगा, स्पेस 3 भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है. I simply say if x is great, if my, what is my meeting time? I say int time is equal to what? End of I minus 1 minus start of I minus 1. I say if my time is greater than equal to my available space, then I would say I would remove this meeting from here. Okay, makes sense. Then what would be my available time? I would say res is equal to max of res comma my start of I minus end of I minus 2. This is my I, this is the meeting I am removing, this is my previous meeting. So I minus end of I minus 2. Makes sense? And another, and then my case 2 comes. What is my case 2? That I've slided it towards one way. Then I say res is equal to max of res comma, what should I say? My available space is the same. My available space is start of I minus end of I minus 2. But I need to remove another thing. What is that? I need to remove the time from here as well. I say return res. Let me just verify each and everything once. Okay. Okay. Now let's try to submit this particular solution and see if we get the right answer. Okay. Redefinition of x and y. Okay, let's just say remove this and say x is equal to 0. Try to run this again. Okay. So what this means is that we somewhere along the line we are trying to access something that should not ideally be accessed. So let's just try and review this particular solution once. Let's just see if we are reaching this particular point or not. Let's try and run this. Let's see if we are reaching this particular point or not. Okay, we are reaching this particular point. So the problem lies below this. Okay. Let's see the problem. All right.
Okay. Okay, got the problem. See here, I is going up until n, and I'm trying to get start of I. So instead of doing that, I can just simply say my available space would be my empty spaces plus my event time. So that would simply be x plus y plus time. All right. Now let's try to do this again. Okay, again we are getting the same error. Okay, again we are making the same mistake here, right? So here it would simply be x plus y. Okay. So why are we getting a wrong answer here? My available space should be greater than my time, na? That my event time must be less than or equal to my total available space. Okay, I see we see it's an accepted solution. Now let's try to submit this. And as we can see, it's an accepted solution. Time complexity and space complexity analyze कर लेते हैं. We have used only const like some amount of variables. So my space complexity would obviously be my order of n. We are running an order of n loop here, in which we are only performing order of one operations. We are only making comparisons. Here also we are only running an order of n loop, and we are doing order of n operations only. And so my time complexity comes out to be order of n. Now I just want to show you something that I just removed that one print line, and I want to show you the impact that it has on my overall result in terms of runtime and memory. Let's just try to submit this again. And you can see it improves drastically, because when you're in a competitive environment, even the smallest of changes can have a huge impact. So guys, I hope कि वीडियो पसंद आया हो. और वीडियोस आते रहेंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट लाइन अप है. So stay tuned. Thank you.